अब हम अपने सम्मानीय अतिथियों से कुछ प्रेरणादायक शब्द सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आज के विशेष अतिथि श्री अश्विनी शुक्ला जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वाद और प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द अदर डिग्नेटरीज टू प्लीज टेक देयर सीट्स। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम तो हमारे अवधेश भाई और पूजा भाभी और सोमिया बेटी, इनको इसलिए बधाई कि इतना अच्छा शिक्षा संस्थान चलाना, और वो भी दो दो स्थानों पे, और उसके आज 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे अवधेश भाई के लिए सब लोग अच्छी ताली बजा दो। मंच पे मेरे साथ खड़े हुए हमारे मल्हार भाई, इनके लिए भी ताली बजाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो सेना में जाते हैं, है ना, वो बड़ा मतलब ये जो निर्णय लेना ही बहुत बड़ा कठिन बात है। निर्णय लेना ही कठिन है, क्योंकि आजकल सामान्यतः ये विचार नहीं किया जाता परिवारों में कि मेरा बच्चा वैज्ञानिक बने या मेरा बच्चा सेना में जाए। ये सामान्यतः विचार भी नहीं किया जाता है। तो ऐसे मल्हार जी के लिए आप ताली बजाओ कि जो बॉर्डर पे रह के और हमारे साथ हमारे लिए काम करते हैं। इन्हीं लोगों के कारण हम लोग त्यौहार मना पाते हैं। हम जो शांतिपूर्वक दीपावली मना लेते हैं, होली मना लेते हैं, ये सब इन लोगों के कारण ही मना पाते हैं। -50% डिग्री पे भी हमारे सैनिक खड़े हुए हैं सियाचिन बॉर्डर पे, जिनके खून जम जाता है, जहाँ खून जम जाता है वहाँ खड़े हुए हैं। तो ऐसे सैनिकों के लिए सब लोग ताली बजाओ कि ऐसे सैनिक जो जो सियाचिन बॉर्डर पे खड़े हैं या -50 पे खड़े हैं, उनके लिए। एक बात मैं ये बताऊं कि जो लोग मंच पे आए वो तो उनको सबको खूब बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे स्थानों पे जाएं और भारत देश को परम वैभव पे पहुँचाएँ। हमारा भारत जो है पूरे विश्व में भारत का डंका बजे, उसमें इन सब की सहभागिता हो। और अभी युवाओं का ही समय है, तो ये सब युवा अच्छे स्थानों पे जाएं और देश की उन्नति में अपना हाथ बढ़ाएं। जहाँ तक मेरा और अवधेश जी का सवाल है, तो मैं तो यहाँ पे अतिथि हुई नहीं। अवधेश जी और हम बचपन से ही साथी हैं, और मेरे को लगता है कि ना तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, और ना अवधेश जी ने सोचा होगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट अवधेश जी भी प्राप्त करेंगे। पर ये हम लोगों के संस्कार हैं, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और उनके संस्कार हैं, जो कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोगों के सामने खड़े हैं। हमारी ताकत भी नहीं थी कि हम आप लोगों के सामने खड़े हो जाएं, पर ये कुछ पूर्वजों के आशीर्वाद हैं जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं आपके सामने। नहीं तो अवधेश जी जिस जगह रहते थे और हम जिस जगह रहते थे, तो उस स्थान को तो लोग गिनते भी नहीं थे, गिनती भी नहीं आता था इंदौर की गिनती में। क्यों साहब? हाँ, उस एरिया को ही गिनती में नहीं गिना जाता था। मतलब ये माना जाता था कि यहाँ बदमाश लोग ही पैदा होते हैं, ऐसा माना जाता था। पर हम लोगों ने, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कीचड़ में कमल खिला है, तो अवधेश जी हमारे कीचड़ में से कमल निकले हैं। तो इनके लिए ताली बजाओ साहब। तो हम लोग, मतलब ये तो अवधेश जी चले गए, कुल मिला के गला रुंध जाता है हमारा कि हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं आपके सामने, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे अवधेश जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिस स्थान पे वो हैं, भगवान उनको और अच्छे स्थान पे पहुँचाए, ऐसी कामना के साथ मैं अवधेश जी और उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के संस्कारों के लिए
मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका ये प्रतिष्ठान बहुत सारी अच्छी बुलंदियों को छुए और हमारे क्षेत्र की जिस प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं और जिस प्रकार से अच्छे बच्चे इस संस्थान से निकल के अच्छे स्थानों पे जाएं, तो अवधेश जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद श्री अश्विनी शुक्ला जी, आपके शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्तोत्र हैं। नाउ ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट आवर स्पेशल गेस्ट ऑफ टुडे श्री मल्हार थोमरे जी टू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। सर प्लीज। Thank you so much, first of all, for inviting me. Sir, ma'am, all the parents and the young kids, the inspiration for the young India. मैं हिंदी में ही बात करूँगा क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल रहूँगा, क्योंकि दिल से दिल की बात करनी है। This is the first time I've been invited as a chief guest. I'm hardly 23 years old, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ मैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी 2 बार आया हूँ और 2 बार गया हूँ, तो मुझे पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना होता है। मैं धीरे धीरे उस चीज़ को लाइफ में सीखूंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग हियर, माय मदर, जो मेरी स्ट्रेंथ है। माय फादर ही इज़ स्टिल वर्किंग, ही वाज नॉट एबल टू कम। एंड मेरी मम्मा आज सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थी कि यार पहली बार चीफ गेस्ट बन के जा रहा है, कैसे क्या करेगा, क्या करेगा। मैंने बोला मैं कुछ स्क्रिप्ट तैयार नहीं करूँगा, मेरे दिल में जो रहेगा मैं वो बोलूँगा, क्योंकि हम फौजी हैं, हम सिर्फ दिल से बात करते हैं, हमको दिमाग से ज़्यादा बात करना आती नहीं है। जब अभी मुझे मंच पे इनवाइट किया था प्राइजेस देने के लिए फॉर एकेडमिक, जिन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था, मैं तो बिलो एवरेज था। इफ़ आई टेल यू माई 12th के परसेंटेज हार्डली 78% पे मैंने 12th अपना पूरा किया है। एडल अकेडमी से ही पास आउट हूँ मैं। और तो मुझे जब मैं उनको प्राइजेस दे रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार मैं तो इतना कभी अचीवर था ही नहीं, पढ़ने में कभी इतना अच्छा था नहीं मैं। बस मेरा एक ही था कि मैं थोड़ा ज़िद्दी था, हमेशा से बचपन से ज़िद्दी तो था किसी भी चीज़ को लेकर के। तो एक बचपन से ज़िद थी कि फ़्लाइंग ही करनी है शायद तक। और हर दिन मैं सुबह उठ के यही बोलता था कि मैं फ़्लाइंग के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता दुनिया में, मुझसे लिखा पढ़ी नहीं हो पाएगी, मैं सिर्फ फ्लाइंग ही कर सकता हूँ। तो मैंने जब 12th किया तो एनडीए, बहुत सारे लोगों को अगर पता होगा, एक नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, उसका रिटन एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। मैंने 3 बार वो एग्ज़ाम दिया था और वो तीनों बार मुझसे क्लियर नहीं हुआ था। मैंने सोचा यार ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, गुजराती साइंस कॉलेज से मैंने अपना बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया और साथ ही साथ मैंने एनसीसी एयरविंग भी ले लिया था, क्योंकि मुझे फौज से तो कनेक्टेड रहना ही था एट एनी कॉस्ट। और एनसीसी एयरविंग इसलिए क्योंकि वो मुझे फ्लाइंग, एनसीसी एयरविंग में ऐसा होता है कि आपको 3 सॉटी मिलती है, फ्लाइंग एक्सपीरियंस देते हैं वो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मेरे मम्मा डैडी को इतना आइडिया तो नहीं था, तो वो ये बोलते थे कि बेटा हमको तो आइडिया नहीं है, तेरे को जो करना है जैसे करना है तू कर, हमारे सबसे कोई रोक टोक नहीं है। वो सबसे बेस्ट थिंग थी मेरे लिए, जो कि बहुत ही आज शायद तक उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, जो उन्होंने मुझे वो हमेशा बोलते थे कि जो भी करना बस अपने सूझबूझ से करना। मैं चीज़ें देखता था, सर्च करता था। मैंने एनसीसी एयरविंग में पार्ट लिया और उसके बाद मैंने उसके लिए तैयारी चालू करी। मैंने आरडीसी कैंप जो होता है दिल्ली में, मैंने उसके लिए पार्टिसिपेट किया था जब मैं एनसीसी एयरविंग में था। और इंडिया में से सिर्फ 12 लोग सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने राजपथ मार्चिंग कंटिजेंट जो होता है रिपब्लिक डे पे जो देखते हैं, उसमें से मैं भी सिलेक्ट हुआ था वहाँ पर। और एनसीसी में जो एमपीएनसीजी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का जो बेस्ट एयरविंग कैडेट होता है, वो भी मैंने पोजीशन सिक्योर करी थी साथ ही साथ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि रिटन एग्ज़ाम्स निकल नहीं रही है, ग्रेजुएशंस भी हो गया है, तो एक एनसीसी की स्पेशल एंट्री होती है जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होता है, पर उसमें कंपटीशन उससे ही ज़्यादा होता है, क्योंकि अब रिटन एग्ज़ाम नहीं है पर इंटरव्यू जो है वो पूरा सेम होता है और इंटरव्यू टफ हो जाता है, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ होता है उनको पता रहता है कि ये तो बिना रिटन एग्ज़ाम्स वाले हैं। इनका जो इंटरव्यू होता है, हम सबका जो टोटल नॉर्मल इंटरव्यू होता है वो 5 दिन का होता है, मेरा भी 5 दिन का था, पर वो बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग होता है। उसमें आपका मनसा, वाचा और कर्मा, आपका वो रिटन जो होता है, आपकी साइकोलॉजी, जो आपका दिमाग की क्षमता होती है वो भी चेक करते हैं, वो भी टाइम लिमिट में होता है। आप कैसे परफॉर्म करते हो इन अ ग्रुप
वो भी चेक करते हैं, और जो इंटरव्यू होता है आपका वो भी चेक करते हैं, जो कि मेरा 1.5 आवर इंटरव्यू चला था। मुझे कहीं ना कहीं जब मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो भोपाल से था। मैं फर्स्ट डे ही आउट हो गया था। ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट डे इन होते हो तो आप 5 दिन रहते हो इंटरव्यू में, और अगर आप फर्स्ट डे आउट होते हो तो आपको वहीं से आप बोरिया बिस्तर बांध के घर। तो मैं फर्स्ट डे आउट हो गया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो जब फर्स्ट डे आउट हो गया तो सब लंच के लिए गए थे, सबको लंच के लिए बुलाया था। मैंने लंच नहीं किया था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं लंच नहीं करूँगा। मैं इन नहीं हो पाया ना तो मैं लंच नहीं करूँगा। मैं घर आ गया था, मैं भूखे पेट घर आ गया था। मेरे मम्मा डैडी ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने बोला नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ खाया, मैंने नहीं। तो उन्होंने क्यों नहीं खाया, ऐसे थोड़ी नहीं करते। मैंने कि नहीं, मैं इन नहीं हुआ तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं उस जगह का खाना तभी खाऊंगा जब मैं इन हो जाऊंगा फर्स्ट डे, ताकि मैं 5 दिन रह सकूं वहाँ पर। और सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था। थर्ड अटेम्प्ट मेरा गांधीनगर था, AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर। मैं जब इन हुआ, जब मेरा चेस नंबर कॉल आउट हुआ कि मैं 5 डेज़ के लिए हो गया हूँ, सिलेक्ट हो गया हूँ 5 डेज़ के लिए, तो मैं सबसे पहली बार मेस में बैठा था वहाँ पर। तो मैंने बोला था कि नहीं, जब तक इन नहीं तब तक खाना नहीं वहाँ का। फिर 5 डे का प्रोसीजर चला, जिसमें से वो आपको अलग अलग स्टोरीज दिखाते हैं। 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर आपको दिखाएंगे, आपको 3 मिनट देंगे, आपको 3 मिनट में उस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी बनानी है। और ऐसे वो 10 पिक्चर्स देंगे, और जो 11th पिक्चर होगी वो एक ब्लैंक पिक्चर होगी। वो आपको अपने मन से लिखना है जो भी आपके दिमाग में है। और आपको ऐसे 60 वर्ड्स देंगे, एक ऐसे वर्ड दे देंगे, वो आपको सिर्फ 15 सेकंड के लिए फ्लैश करेंगे। 60 वर्ड्स पर वर्ड 15 सेकंड, और आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो बहुत हाथ भी दर्द होता था, प्रैक्टिस भी करते थे, क्योंकि सेम गोल से रिलेटेड मैंने लोगों से फ्रेंडशिप करी थी जो कि सेम इन्वायरमेंट से जुड़े हुए थे। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत एडवांटेज था। और फिर वो हो गया था। फिर मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में बहुत ग्रिल करते हैं आपको, कि जो मेरी इंटरव्यू मैम थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, और उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने अभी तक मुझे मिला के सिर्फ 8 लोगों को सिलेक्ट किया है उनके 4 साल के सर्विस में। तो उन्होंने बहुत मुझे ग्रिल कर रही थी कि यार तुझसे तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो मेरा असल में साइक टेस्ट कर रही थी कि मैं कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता हूँ। तो 1.5 आवर वो इंटरव्यू चला था। जो 5th डे था उसमें हमारा रिजल्ट कॉल आउट हुआ था। तो टोटल 120 कैडेट्स ने रिपोर्ट किया था फर्स्ट डे, जिसमें से जो 4 दिन रहे थे वो सिर्फ 80 कैडेट्स थे, और मुझे मिला के जो रेकमेंड हुए थे एयरफोर्स के लिए वो सिर्फ 3 थे। तो उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया था, जो 5th डे था, कि नहीं मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ। आई डोंट नो वाई, मुझे सुबह से कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैंने जैसे परफॉर्म किया है मैं उस हिसाब से सिलेक्ट तो हो ही रहा हूँ एट एनी कॉस्ट। मैं कभी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ ऐसे नॉर्मल ओकेजन्स पे, बट मुझे उस टाइम पे लग गया था कि नहीं मैं आज सिलेक्ट हो रहा हूँ एट एनी कॉस्ट। जब सिलेक्ट हुआ, मेरा चेस्ट नंबर कॉल आउट हुआ, तो मैंने सबसे पहले जैसे ही मुझे फ़ोन मिला, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं थे अंदर, तो मैंने जैसे ही मुझे फ़ोन मिला मैंने मम्मा डैडी को फ़ोन लगाया और मैंने बोला कि मम्मा डैडी योर सन हैज़ बिन रिकमेंडेड फॉर इंडियन एयरफोर्स। मम्मा डैडी दोनों ही रो दिए थे फ़ोन पे, मैं भी रो दिया था। और जब फ्लाइंग ब्रांच के लिए बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो थोड़े से हाई सेट किए जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू आप ले लो, इन टर्म्स ऑफ आपका मेडिकल, मेरा मेडिकल भी 5 दिन चला था। मेरा फुल थॉरो बॉडी चेकअप होता है पूरा, क्योंकि आप जब एयरक्राफ्ट उड़ाते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप कितने कितने फोर्सेस के अंडर को आप परफॉर्म करना पड़ता है, और बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है। ऑफकोर्स जो सिविलियन लाइफ है उनमें तो बड़ा ग्लैमर लगता है कि अरे फाइटर पायलट, फ्लाइंग, थ्रिल, एग्रेशन, वो सब एक तरफ है, पर आप वो इतना ही डिमांडिंग भी होता है। तो वो मेरा 5 डे का मेडिकल भी था, और उसके बाद एक और छोटा सा टेस्ट होता है, उसमें आपका साइकोमोटर स्किल्स चेक करते हैं वो, कि आप फ्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपके नॉर्मल टेंडेंसी देखी जाती है। तो ऐसे बहुत ही ग्रिलिंग सिलेक्शन के बाद आप एकेडमी पहुंचते हो, उसके बाद भी मेरिट आती है। तो मेरी ऑल इंडिया 3rd रैंक थी आउट ऑफ उसमें से जो NCC एयरविंग के कैडेट से आउट ऑफ 20,000 जिन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से मैं AIR 3rd था। और 1.5 ईयर की ट्रेनिंग हुई मेरी एयरफोर्स एकेडमी में, जिसमें से जो फर्स्ट 6 मंथ थे
वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, और जो नेक्स्ट 6 मंथ थे उसमें मैंने अपनी फ्लाइंग चालू करी थी। उसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता था कि फ्लाइंग हो जाएगी क्या, ये तो बहुत टफ है, इतना फास्ट जहाज़ उड़ रहा है, 400-500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप हवा में उड़ रहे हो, आपको उसी टाइम पे डिसीजन भी लेना है, आपको उसी टाइम पे आपके इंस्ट्रक्टर जो आपको सुना रहा है पीछे से आपको वो भी सुनना है, आपको हर चीज़ करना है। तो मैं हर दिन सोचता रहता था कि हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या। बस एक चीज़ था कि ये सोचने जाता, मैं ये सोचता था कि अगले दिन का क्या करना है मुझे, अगले दिन क्या, अगले दिन क्या। मैं ज़्यादा आगे फ्यूचर का नहीं सोचता था, मैं सिर्फ हर दिन अगले दिन का सोचता था कि आज ये किया है, अगले दिन ये करूँगा, अगले दिन ये करूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें से ही होते गया होते गया होते गया। और जब स्टेज 1 के बाद आपको ट्राइफर्केशन हो जाता है, जो 80 लोग जो थे जो फ्लाइंग के लिए आए थे उसमें से आधे फाइटर्स में गए, आधे ट्रांसपोर्ट में गए और आधे हेलीकॉप्टर्स में गए। मेरा सिलेक्शन फाइटर्स में हुआ था, मैंने फाइटर्स ही चूज़ किया था कि इससे कम तो नहीं, मैं ट्रांसपोर्ट नहीं उड़ा सकता, मैं हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता, मुझे स्लो चीज़ें नहीं उड़ानी है, मुझे फास्ट ही उड़ानी है। अब अगर थोड़ा टशन करे तो फिर ढंग से टशन करते हैं और असली रियल लाइफ टशन करते हैं। तो जब मेरा फाइटर्स में सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट 6 मंथ्स जो थे वो बहुत हेक्टिक थे, क्योंकि हमारा सुबह 5 o'clock बजे रूटीन चालू हो जाता था। मैं 4:30 उठता था, 5 o'clock और 5 to 5:30 मैं स्क्वाड्रन पहुंचता था जहाँ पर मेरा फ्लाइंग स्क्वाड्रन है। 1 घंटा हमारा ब्रीफिंग चालू होता था और 7 o'clock एवरीबडी इज़ इन द एयर, नो डाउट हमको उड़ना है तो उड़ना है, अब वो कैसी भी कंडीशन हो। तो फिर फ्लाइंग होती थी, वो भी बहुत ग्रिलिंग होती थी, क्योंकि अब ऐसा था कि जब एयरक्राफ्ट चेंज हुआ तो इंस्ट्रक्टर जस्ट मेरे पास में बैठ गया था। तो कोई इंसान जब आपके पास में बैठता है और जब वो आपको एकदम क्या बोल सकते हैं डांटता है, मैं तो आपको बहुत लाइट वर्ड्स में बोल रहा हूँ, जब वो बहुत इंटेंस चीज़ें हो जाती है तो आपको उसमें सर्वाइव करना आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप वहाँ क्यों हो, आप अपने पैशन के कारण हो। और मैं अपने आप को यही बोलता था कि नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ अपनी ज़िद के कारण आया हूँ, तो कुछ भी हो ठीक है, वो मुझे सुना रहा है, वो मेरा इंस्ट्रक्टर है, पर जो मुझे करना है वो मैं करके रहूँगा। मुझे फ्लाइंग करनी है, जो उसने मुझे टास्क दिया मैं वो करके रहूँगा। सुबह 7 o'clock बजे हम सब हवा में होते थे, 1-1 घंटे की सॉर्टी होती थी, फिर डीब्रीफ भी होती थी जब इंस्ट्रक्टर आपको डीब्रीफ देता रहता था ग्राउंड पे, और उसके बाद रिटन एग्जाम्स भी होती थी, क्योंकि फ़ौज के अंदर लोग समझते फ़ौज में बहुत कम पढ़ाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऑफिसर कैडर में हूँ, ऑफिसर्स में और जवान में हम सब दूर पढ़ाई तो बहुत है, पर एट दी एंड आपका पैशन होना चाहिए। आप सिर्फ वहाँ पर, क्योंकि फ़ौज एक नौकरी का ज़रिया नहीं है, आपको फ़ौज नौकरी नहीं देती, फ़ौज आपको लाइफ देती है, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। क्योंकि आपको हो सकता है सैलरी बाहर ज़्यादा मिल जाएगी, पर जो एक रिस्पेक्ट है ना वो आपको आई थिंक सिविल लाइफ में तो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो एक ऑफिसर की लाइफ होती है हमारे बेस के अंदर, जैसे हमको ट्रीटमेंट मिलता है एज एन ऑफिसर कैडेट, दैट टू अ फाइटर पायलट, वो नेक्स्ट लेवल होता है। हम जितनी रिग्रेस फ्लाइंग करते हैं हम उतनी रिग्रेस पार्टी भी करते हैं, क्योंकि हर चीज़ स्ट्रेस में नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी होता है लाइफ में। तो मेरी फ्लाइंग कंप्लीट हुई, रिटन एग्ज़ाम्स मेरी क्लियर हुई, फ़ौज के अंदर भी रिटन एग्ज़ाम्स होती है। और मेरे फादर भी, उनका भी पैशन फ्लाइंग ही है, ही इज़ अ पैरामोटर पायलट। तो बचपन से ये था कि फ्लाइंग ही करनी है बस। और एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो सिविल फ्लाइंग के तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, उसका तो ऑप्शन ही नहीं था मेरे घर में। तो सब बोलते थे, मेरी बुआ जो है वो कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट है, तो बोलती थी यार वो थोड़ा रियल लाइफ थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो बोलती थी यार देख तो पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं है, तू कैसे जाएगा, तू वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, तो एक काम कर, तू एसएससी की तैयारी करने लग जा, तू स्टेट सर्विस एसएससी करने लग जा यार, वो कर लेगा कि, क्योंकि इंटरव्यू भी 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है। तो वो यही मुझे बोलते थे, मुझे घर वाले भी बोलते थे कि यार तू नॉर्मल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लग जाए यार, तू फौज वौज कैसे करेगा वहाँ तक। मैं उनके सामने सबके सामने हाँ हाँ कर देता था कि ठीक है मैं प्रिपेयर करूँगा, पर दिल तो ज़िद्दी था हमेशा से, तो मैं उनके सामने हाँ हाँ कर देता था, पर सिर्फ फ़ौज की प्रिपरेशन करता था। मैं किसी सिविल लाइफ की प्रिपरेशन, मैंने सिविल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं करी, मैंने किसी और एग्ज़ाम्स का फॉर्म कभी भरा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा यहीं होगा बस, इतना ज़िद्दी तो हूँ और इतना तो करके रहूँगा। मैंने अपना ग्रुप बना लिया था, हम 5 लोगों का ग्रुप था, और हम लोग सिर्फ इसी के प्रैक्टिस करते रहते थे। हम एक दूसरे का इंटरव्यू लेते रहते थे, खुद साइकोलॉजी का टेस्ट खुद का लेते रहते थे, मेंटोर हमने डिसाइड कर लिए थे,
जितने भी फ्री के टेस्ट थे ना मैंने सब छान मारे थे इंदौर में। मैं भोपाल भी अप डाउन करता था, जो कि पुराने मेंटोर्स हैं। एक चीज़ मैंने आपसे शेयर नहीं करी थी, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इलाहाबाद में, जब मेरा वहाँ भी नहीं हुआ था, तो पता नहीं क्या हुआ था, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मैं चुपचाप मैं ट्रेन में बैठ गया था इंदौर आने के लिए। और अगर आप में से पता हो लोगों को कि जो सबसे पीछे वाले कंपार्टमेंट्स नहीं होते, सबसे आखिरी वाले, यहाँ पर बस सब लोग ठस ठस के बैठते हैं बस। और इलाहाबाद से इंदौर में ऐसे ही पूरा ठस ठस के आया था, कुछ ऐसे मतलब एकदम कंजेस्टेड। मुझे इतनी आदत नहीं थी, पर मैं बहुत उस टाइम पे बहुत इमोशनल था। और मैं अपने आप को बहुत थोड़ा ईगो भी रहना बहुत ज़रूरी है एक फाइटर पायलट में, तो मेरे को वो भी था कि यार नहीं होगा। उस दिन मैं इतना सेलिब्रेट करूँगा ना कि लोग देखेंगे कि, क्योंकि आज इंडिया में, टोटल इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेशनल पायलट जो हैं फाइटर पायलट्स, वो हार्डली हम 300-400 हार्डली, उसमें से अगर मैं एक हूँ। तो जब कल एक छोटी सी मेरी मम्मा डैडी ने एक पार्टी रखी थी, तो जब मैंने लोगों को देखा कि जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे वो मेरे मदर फादर को ट्रीट कर रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस लाइफ में कि आपको ना, आप बातें करने से, आप बातों से अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते हो। आपको रियल लाइफ में अपने आप को प्रूफ करके दिखाना होगा, और तभी आपके जो पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। मेन तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मेन था, क्योंकि उन्होंने जो सहन करा है ना मेरे लिए, वो मैं जब भी सोचता हूँ कि लग गए क्या मुझे विंग्स। जब आप पायलट बनते हो तो आपको विंग्स लगते हैं, तो मैं आज भी सोने से पहले या जब भी मैं अपना यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो हमेशा ये सोचता हूँ कि यार मुझे विंग्स लग गए हैं क्या, ये सब सच में हो चुका है क्या जो मैं सोच रहा था। तो मैं मम्मा डैडी से आज भी सुबह सुबह उठ के ये पूछता हूँ कि मम्मा डैडी हो ही गया है क्या, मैं बन गया हूँ क्या फाइटर पायलट। तो मेरे मम्मा डैडी भी यही बोलते हैं, और हर बार उनको रोना ही आ जाता है। बस मैं जब से आया हूँ वो कुछ ना कुछ मैं बात करता हूँ तो वो रो ही देते हैं। बस मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ उनको, कैसे बोलूँ। तो आगे की लाइफ जो भी है, जैसे भी है, आई हैव जस्ट डेडिकेटेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टू माई मदर फादर। उनसे बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मेरे लिए कोई भी नहीं था। और उन्होंने जितनी मुझे फ्रीडम दी थी लाइफ में, वो तो पता नहीं कि वो तो, उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तेरे को जो करना है कर, जैसे करना है कर। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो वो ये उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि यार तू इकलौता है और तू फौज में जा रहा है और तू वो भी फ्लाइंग में जा रहा है। फौज में जा तो ठीक है, तू फ्लाइंग में जा रहा है। वो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि कैसे क्या है, कुछ और कर ले, कभी नहीं बोला। तो मैंने भी अपना पैशन को उतने डेडिकेशन से फॉलो किया। थैंक यू सो मच मम्मा डैडी, एंड थैंक यू सो मच आइडल अकेडमी फॉर गिविंग मी दिस मंच, फॉर गिविंग मी दिस एक्सपोजर, एंड थैंक यू सो मच टू द कोरियोग्राफर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने आज इतने अच्छे तरीके से बच्चों को प्रिपेयर किया है डांस के लिए। क्योंकि हम हमेशा कोरियोग्राफर को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, आई बिलीव दैट। क्योंकि मैंने जब भी एनुअल फंक्शन में जब मैं पार्टिसिपेट करता था, तो जो कोरियोग्राफर टीम होती है, जो मैम होती है, मैं हमेशा बस देखते रहता था। मैं अभी भी जैसे देख रहा था अपने पेरिफेरल आइज से कि मैम यहाँ पर खड़े खड़े ना बच्चों को बता रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है, ट्रस्ट मी। इतने बच्चों को ट्रेन करना इतने दिनों से वो इजी टास्क नहीं होता है। और बच्चे जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था, स्टेज परफॉर्मेंस इतनी छोटी उम्र में, दैट इज़ हैट्स ऑफ। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द मदर फादर्स, टू कोरियोग्राफर्स एंड टू द चिल्ड्रंस। आई होप सो आपको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन अगर मुझसे मिली हो तो प्लीज़, मैं सच बता रहा हूँ, फौज से अच्छा करियर कुछ नहीं होता है। आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है और जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है, वो आपको सिविल लाइफ में तो नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड एंजॉय दिस वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू। Thank you so much, our special guest, and we have his proud parent, his mother. डियर पेरेंट्स, मल्हार के मम्मी यही हैं, आप उनके लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। 2016 में आइडियल एकेडमी में कर्नल वी के चोपड़ा एयर कमोडोर थे। वो
उन्हें हमने बुलाया था, आमंत्रित किया था कि आप हमारे बच्चों को सिखाइए कि आप कैसे फाइटर पायलट बन सकते हैं। और आज आइडियल एकेडमी को खुशी हो रही है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा फाइटर पायलट बन चुका है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है बेटा। और आप जितने बच्चों के मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे बच्चों के अंदर ये क्षमताएं, आप और हम उस गाड़ी के दो पहिए हैं, टीचर और माता पिता, हम मिलकर बच्चों को उस जगह तक भेज सकते हैं। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी योग्यताओं को। थैंक यू।